Hello everyone. Understanding of the syllabus is one of the most crucial aspects to crack any competitive examination. And when you see the SEBI grade A syllabus that is given in the notification for phase 1 paper 1, you will realize कि quant reasoning English GA का syllabus mentioned ही नहीं है. Even for paper 2 component that is there in phase 1 and phase 2, for all these subjects, though the syllabus is given, but still there are many chapters apart from that syllabus from where the questions have been asked in the exam. So today we will decode the notification syllabus, right? कि notification में आपका क्या syllabus दिया हुआ है and what is the actual syllabus you have to do. And while telling you actual syllabus, I will tell you the extra chapters. I'll also tell you how to approach that syllabus. What can be the important or what can be the not so important component of your syllabus. तो इस पूरी चीज को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले I'll start with SEBI phase 1. We all know the pattern for SEBI phase 1, right? There are two papers, paper 1 and paper 2. Paper 2 is common to phase 2 also with the same syllabus. So first let me discuss about paper 1. Paper 1 में आपके चार components है. English है, quant है, reasoning है, and there is general awareness which is mentioned, that is it will be asked related to the financial sector. तो सबसे पहले मैं पेपर 1 के कंपोनेंट्स के सिलेबस के बारे में बात करूंगा. नाउ इन योर नोटिफिकेशन देयर इज नो मेंशन ऑफ द एग्जैक्ट सिलेबस दैट यू वुड हैव टू स्टडी इन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए. तो वो एग्जैक्ट सिलेबस क्या है दैट वी वुड बी डिस्कसिंग. देखिए अब ये क्वालिफाइंग है, वी ऑल नो पेपर 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग, तो हमें बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अंटिल वी आर रियली वीक इन दैट. तो बहुत स्मार्ट अप्रोच करनी है. दिस माइट नॉट बी द एंटायर सिलेबस. ऐसा नहीं है कि इन चैप्टर्स के बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बट आई थिंक इफ यू कैन डू दिस सेट ऑफ चैप्टर्स दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर यू टू गेट दोस 30 मार्क्स. पेपर 1 में हमें कितने मार्क्स चाहिए? 30% मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई, दैट्स इट. उसके ऊपर आप लेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो ये चैप्टर्स मेरे हिसाब से सफिशिएंट है. अगर आप क्वांट में इसको वीडियो को पॉज करके इन चैप्टर्स को आप लिख लें, आई विल नॉट गो थ्रू देम वन बाय वन, बहुत ही कॉमन चैप्टर्स हैं. रीजनिंग में आपके ये चैप्टर्स हैं, अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज चैप्टर्स. एंड इंग्लिश में ज्यादातर क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स पे आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट पे आ जाते हैं, और कुछ न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं व्हिच आर अगेन बेस्ड ऑन ग्रामर और वोकैबुलरी, something of that sort. So these are the main areas. Apart from this, in English you might have to learn the grammar also, tenses, adjectives, conjunctions and all that, but there would not be any direct questions. They would be in a form of application in error detection, close test, sentence rearrangement and all that. तो ये आप इसको pause करके जल्दी से इसका screenshot ले लीजिए और you can write it down. I think these set of chapters in each of these components are going to be sufficient for you to qualify पेपर 1 by getting those 30% marks. अब जीए की बारी आती है. नाउ जीए इज समथिंग वेरी वास्ट और ये क्वालिफाइंग है. सो वी हैव टू बी रियली स्मार्ट इन स्टडिंग द जीए कंपोनेंट सो दैट वी डू नॉट ओवरडू, नाइदर वी डू लेस, सो दैट नो वी आर लाइक लॉस्ट इन द एग्जाम. तो जीए में हम क्या अप्रोच लेके जा सकते हैं? इन जीए सेक्शन यू गेट 20 क्वेश्चंस, राइट? तो इसमें से in most of the past year papers you will see 4 to 5 or maybe 6, 7 questions are related to banking and financial awareness, and these questions are mainly from the areas related to के RBI, SEBI, PFRDA, IRDA, फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई भी रेगुलेशन नोटिफिकेशन आती है उसमें से पूछे जाते हैं, या फिर यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल अवेयरनेस दे विल आस्क यू. अपार्ट फ्रॉम दैट स्कीम्स मत पढ़ना, सेबी में नहीं आती हैं. सो बीइंग अ क्वालिफाइंग पेपर आई वुड नॉट सजेस्ट रीडिंग सो मेनी schemes. And then there are other current affairs from where you will get 10 to 12 questions. Now these other current affairs are common to other exams जहां पे हम books and authors, sports, partnerships, alliances of Indian government with foreign organizations of foreign governments, themes, science and tech, person in news, awards, obituaries, summits, conferences and their themes, defense, military exercises, equipment, all that. Random है, ये कहीं से भी पूछ सकते हैं, right? So it's not that all the questions are related to financial awareness. यहाँ पे जो आपके सिलेबस में लिखा है कि फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड होगा, not all the questions. ठीक है, आप पुराने पेपर देख लीजिए. Yes, 6-7 questions would be there related to financial awareness that I told you here, but the rest of them would be related to the general GA
or the general knowledge or the current affairs that are there in the news past say 3 months prior to your exam. एग्जाम से पहले 3 महीने के पढ़ जाना, इतने काफी रहेंगे. ठीक है, बाकी करने को तो 6 महीने के भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव टाइम. सो दिस इज अबाउट द phase 1 GA quant reasoning and English syllabus. Now moving on to the phase 2. phase 2 में जो पेपर 2 है, right, this is the same paper as paper 2 in the phase 1. This is the common paper. ठीक है, विद सेम सिलेबस. ये आपको 2 बार देना पड़ता है. आई होप यू आर अवेयर, 1 इन phase 1 and 1 in phase 2. तो हम इसका सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन पेपर 1 इन phase 2 इज ऑन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. इसका कोई सिलेबस नहीं है, बट इसमें आपको ऐसे लिखने को मिलता है, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, प्रेसी इज जनरली फ्रॉम लीडिंग न्यूज़पेपर्स. व्हाट आई हैव सीन इज के न्यूज़पेपर में से कोई आर्टिकल उठा के आपको प्रेसी देंगे. Comprehension again can be on the any topic. Essay में you are given 3-4 choices. Normally one topic is from say finance or economy. ठीक है, एक टॉपिक आपका फाइनेंस इकोनॉमी से होगा, दूसरा आपका कुछ सोशल इशू से रिलेटेड होता है, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट, इलिटरेसी, ऐसा कुछ. कुछ अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स भी आ जाते हैं कई बार, मैंने देखा है. और कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स भी कई बार पूछ लेते हैं, सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन. तो ऐसे कुछ एरियाज रहते हैं जहां से आपको पूछा जाता है. यू हैव टू अटेम्प्ट वन, right? So this is the overview of the syllabus for English descriptive. There is nothing much to discuss here. Now moving on to the paper 2, in which you actually have 6 components. Commerce and accounts, this is component number 1. Management 2, finance 3, costing 4, companies act 5, and economic 6. So we will discuss the syllabus of all these components that is given in your notification and what can be the actual syllabus one by one. Let me start with the management first. So if I start with the management, the syllabus given in your notification is pretty straightforward. You have to study leadership, HRD, motivation, communication, and then management, which is journal management, where you study about functions of management like planning, staffing, directing, and controlling. ये major chapters हैं, यहीं में से पेपर आएगा आपका, but sometimes there can be some questions from other chapters of organizational behavior, which is part of management, right? Conflict, organizational change, emotional intelligence, personality, perception and all that. But वो infinite area है. I think there is no need to run behind all those chapters. If you would have read as part of other exam like RBI or something, you can just revise that just to make sure कि अगर एक आधा क्वेश्चन वहां से आता है आप टैकल कर लेंगे. But your main focus should be on these areas, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट में से कोई 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन नहीं आने हैं. You will get 7 to 8 questions. ठीक है, सो द स्टेक्स आर लेस बिकॉज देयर आर टू मेनी सब्जेक्ट्स. तो इतने चैप्टर करना काफी रहेगा. एंड जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी, डू नॉट बी बुकिश, एंड प्रैक्टिस लॉट ऑफ एमसीक्यूज इन कवरिंग दिस पार्ट ऑफ सिलेबस. अदरवाइज देयर इज नथिंग टू डिस्कस हियर. नाउ मूविंग ऑन टू द कॉस्टिंग पार्ट. कॉस्टिंग में सबसे पहले यू नीड टू डिस्कस दैट देयर आर फ्यू चैप्टर्स व्हिच आर नॉट गिवन इन योर सिलेबस बट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम इट. And not only about the questions, these 3 chapters, material cost, overhead cost and labor cost. If you do not read these chapters, I doubt that you will be able to understand unit number 2 and 3. तो ये 3 chapters, though they are not mentioned in your syllabus, but they are must, because this is must for understanding what is given in your syllabus, and questions have also been asked from it. So first unit is very easy that you can do. Second and third unit should be done only after covering these chapters, and then second unit is mainly about theory, right? Though there would be some numericals also, but process costing is entirely about theory. Then this third unit is basically about numericals. There are a lot of numericals that would be asked from this unit, and fourth unit is again plain theory, which is very easy, I would say, because I see a lot of people who are not able to say understand unit 3 because it is numerical based. I just tell them, ठीक है, थर्ड यूनिट नहीं हो रहा है, बट ये फोर्थ यूनिट अच्छे से कर लो रिगार्डिंग लीन सिस्टम एंड इनोवेशन. इट इज प्योर थ्योरी और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर साल आते हैं. अगर कुछ नहीं हो रहा ना, ये वाला यूनिट तो अच्छे से कर जाओ, ताकि वो 5-6 नंबर तो आप सिक्योर कर पाओ एटलीस्ट, सो दैट यू आर स्टिल इन द रेस. ठीक है, और ये करना मत भूलना. काफी लोग ये छोड़ देते हैं बिकॉज सिलेबस में नहीं है, बट दैट विल ब्रेक द टेम्पो एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द अदर चैप्टर्स. मूविंग ऑन टू द सिलेबस ऑफ फाइनेंस. नाउ इट्स अ मिक्स.
कि आपको थोड़ा बहुत कोर फाइनेंस यहाँ पे पढ़ाया जाता है इन टर्म्स ऑफ derivatives and all, but the first unit is very easy where you study about functions of RBI, SEBI, NABARD, NHB, all etc. जो भी हमारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं. Second unit is about primary and secondary markets, that how our capital markets operate, how our money markets operate, how our debt markets operate, how our forex markets operate. उनमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टी बिल्स हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं, रेपो रेट्स हैं, ऑल दैट वुड बी डिस्कस्ड इन दिस सेकंड यूनिट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन यहाँ से काफी बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. देन देयर आर जर्नल टॉपिक्स जिसमें से डेरिवेटिव्स थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है. यूनिट बी, सी एंड डी आई वुड से आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं. यूनिट ई इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर मल्टीपल चैप्टर्स है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम. ठीक है, तो 5-6 चैप्टर्स हैं और यहां से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं. देन इन्फ्लेशन. एंड वन थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर इज that to understand bond market or equity market or capital market, you would need to understand the basics of time value of money, जो आप जरूर पढ़िएगा, because you cannot understand bonds without understanding the time value of money, though it is not mentioned in your syllabus. Then mutual funds एक other topic है जिसको सेबी बहुत closely regulate करता है, though it is not mentioned in your syllabus, but I think it is part of equity markets directly. तो आपको mutual funds भी पढ़ने चाहिए as part of your syllabus. So this is about the finance syllabus. Now moving on to Companies Act. Companies Act में the first thing that you need to realize is that it has limited set of chapters. Do not do the entire company law. It's very big. It's very vast. The chapters that are given in your syllabus is chapter 3, which is basically about prospect and allotment of shares. It's little tough. Then chapter 4, which is about share capital and debenture. Again, it is little tough because it will contain a lot of terms related to the capital market. आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है. But then chapter 7, declaration and payment of dividend, आप समझ जाएंगे. Then chapter this chapter 8, sorry, this is chapter 8. Then chapter 10 is about audit and auditors. Chapter 11 is about appointment of auditors. आसान है ये, थोड़े से थ्योरेटिकल है, रट्टा लगाना पड़ेगा फैक्ट्स एंड नंबर्स को. चैप्टर 12 इज अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड एनसीएलटी एंड एनक्लाड इज अबाउट चैप्टर नंबर 27. ठीक है, तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स थोड़े टफ होंगे, आप इनको बाद में ही करिएगा, बट रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आपको अच्छे से करने पड़ेंगे. एंड यू कैन नॉट लीव एनीथिंग इन द कंपनी लॉ. अगेन रिमेंबर, व्हेन यू कवर कंपनी लॉ, ये सारे चैप्टर्स जब आप करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे, नंबर ऑफ डेज, ईयर्स, पेनाल्टीज, अमाउंट्स, मतलब फैक्ट से भरा होगा, बिकॉज रूल्स में फैक्ट्स बहुत होते हैं, ये आपको करने चाहिए. देन आपके एग्जाम में डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, बिकॉज व्हेन यू रीड कंपनी लॉ देयर वुड बी अ डेफिनेशन फॉर एवरीथिंग. व्हाट इज डज अ पब्लिक कंपनी मींस, व्हाट डज अ प्राइवेट कंपनी मींस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव. ऑल दीज टर्म्स लुक वेरी कैजुअल टू अस, बट दे हैव अ डेफिनेटिव मीनिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में. Then section numbers भी आपको जो important section numbers हैं, where some entity has been given some huge powers to do something, to remove somebody, to appoint somebody, to take some action against somebody, वो section numbers जरूर याद रखिएगा. And थोड़े ऐसे questions भी आते हैं where they basically ask you about the power hierarchy or say a certain set of होता है ना कि ये चीज यही कर सकता है, ये पावर इसको दी गई है, वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि ऑडिटर को कौन रिमूव कर सकता है, शेयर होल्डर्स. शेयर कैपिटल का रिडक्शन किसके अप्रूवल के साथ हो सकता है, स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ. तो ये चीजें हमें जरूर याद रखनी है. ये मेन क्लॉजेस होते हैं, ये मेन पावर्स होती हैं जो डिफरेंट एंटिटीज को दी गई होती हैं अंडर ऑल दीज सेक्शंस. प्लीज रिमेंबर दिस, एंड while you read it would seem very easy that you have read it, you have understood it and now you can do it. पर जब ऐसे आप 15-20 सिनेरियो पढ़ लोगे कि अच्छा इस सिनेरियो में इसके पास पावर है, इस सिनेरियो में इसके पास है, इस सिनेरियो में इसके पास है, then everything would get jumbled up in your mind and then it would be really difficult to find the exact answer in the exam. तो वो बहुत ध्यान से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चीजों को कंसोलिडेट करना पड़ेगा and then try to remember it. Commerce and accounts, one of the most interesting and I would say a toughest component for somebody who is not from this background. यहाँ पे आपने सबसे पहले ध्यान रखना है, in your syllabus they have not mentioned about the basic theory of accounting or
रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये पहले 4-5 चैप्टर्स यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं, दे आर नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, बट दीज आर पार्ट ऑफ एनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. सिलेबस से बिल्कुल मैच करके पढ़ना शुरू करेंगे, देन यू विल जस्ट जंप ऑन टू 7th और 8th चैप्टर इन एनी बुक, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले ये बेसिक एरियाज हमें कवर करने हैं, बिकॉज दिस विल सेट द बेस फॉर द एंटायर सेट ऑफ चैप्टर्स दैट विल फॉलो अप. ये हमने पहले पढ़ने हैं. देन अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज वेरी बेसिक, वेयर यू विल नो हाउ कंप्यूटर्स हेल्प इन अकाउंटिंग. After that, you shall be reading unit number C, cash flow statement, fund flow statement, financial statement analysis, and ratio analysis. So here you will read about cash flow, income statement, balance sheet, and all that. Unit C को करिए आप ये 6 chapters करने के बाद. After that, you shall be doing unit D and E, where you will learn about accounting of share capital. बोनस में कैसे होता है, राइट्स में कैसे होता है, बायबैक में कैसे होता है, ईसॉप्स में कैसे होता है. डी और ई यूनिट करने के बाद यू शैल मूव टू दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज यूनिट बी, जहां पे आप सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे. यहां पे अब एक चीज दी हुई है, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन. दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट डज नॉट एग्जिस्ट नाउ, इट इज एक्चुअली कॉल्ड पीपी, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो ये सिलेबस में गलती है. अर्लियर देयर यूज्ड टू बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय द नेम अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, बट नाउ इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. आपको ये वाला पढ़ना है, ठीक है. इन्वेंट्रीज पढ़नी है अकाउंटिंग के लिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की अकाउंटिंग पढ़नी है. फिक्स्ड असेट्स भी आपका इसके अंदर चला गया है, पीपी के अंदर. दिस इज नॉट समथिंग सेपरेट. फॉरेन एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ने हैं. इन दी लास्ट यू शैल बी रीडिंग अबाउट प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स. ये लास्ट में करना है. सो दिस इज द ऑर्डर that you shall be doing. और ये पहले set of 6 chapters आप जरूर पढ़ लीजिएगा. इनके बिना you will never be able to understand the commerce and accounts component. और इसमें से ही आपके phase 1 में तो 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, या आ सकते हैं, 3 नहीं 2 आ जाएंगे, बट ये ज्यादा नहीं है. आप इसको पढ़ेंगे, you will enjoy it, you will understand the basics of accounting. और अगर ये अच्छे से हो गए, then all these chapters would become little easier for you, though they are not easy. ठीक है. तो कमर्स एंड अकाउंट्स हो गया. नाउ द लास्ट कंपोनेंट इज इकोनॉमिक्स. ठीक है, ये भी थोड़ा सा टफ कंपोनेंट है लाइक अकाउंट्स, बिकॉज दे हैव डिवाइडेड योर इकोनॉमिक्स इनटू, ये थोड़ा सा माइक्रो पार्ट है, ये नीचे वाला थोड़ा मैक्रो है. तो यहां पे हम नॉर्मल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो हमें शायद 11th-12th में भी पढ़ाई जाती है. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी एंड एनबीएफसीज. ठीक है, तो आपने पहले इसको पढ़ना है. दिस इज योर P1, प्रायोरिटी 1. उसके बाद यू विल गो टू P2, जो ऊपर वाला है. ये थोड़ा टफ है. इसमें डिमांड एंड सप्लाई आसान है, मार्केट स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. देन नेशनल इनकम, ये ठीक है, ये भी आप कर लेंगे. बट जो ये वाले चैप्टर हैं आपके, किनीजियन अप्रोच, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी, ये तो SLM, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व, बिजनेस साइकिल्स, ये भी आसान है. इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व एंड बिजनेस साइकिल्स, ये भी डुएबल है. बट ये जो चैप्टर है, किनीजियन अप्रोच, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, ये 4 चैप्टर हैं जो थोड़ा सा आपको तंग कर सकते हैं. इनको आप lesser priority पे कीजिए. So even in P2, the first priority should be demand and supply, market structures, inflation and Phillips curve, business cycles. Then say P3 would be Keynesian approach, consumption function, investment function, multiplier and accelerator. I think that would be the right way, because आप टफ चीजें अगर बाद में करोगे थोड़ा आसान लगेगा, because by then you would have covered a lot of your syllabus and that would kind of give you a confidence or a kick कि मैं कर सकता हूँ. So this is about the whole syllabus. मैंने बता दिया है कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा करना है, कहाँ कहाँ हमें किस ऑर्डर में करना है, क्या इंपॉर्टेंट है. I've given you a brief overview. Now if you have any particular query, you can always email us at hello@edutab.co.in or you can call us at this number. ठीक है, you can ask for help. They will connect you with the right faculty. 8146207241. And this is our complete guide to SEBI manager. In case you're new to SEBI, you want to know about this exam, this organization,
दिस एक्सट्रीमली गुड गाइड बुक। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको काफी डिटेल्स मिलेंगी, डिपार्टमेंट्स, हायरार्की, सैलरी, प्रमोशंस, ऑल दैट। देन अबाउट द एग्जाम प्रिपरेशन ऑल्सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। 3 चीजें जो बहुत काम आएंगी आपको, वन इज रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स, सेकेंड इज द डिटेल्ड सिलेबस विच इज नॉट इवन अवेलेबल इन द नोटिफिकेशन, जो मैंने बताया है उससे भी डिटेल्ड इसमें मिलेगा। एंड द थर्ड वन इज द डिटेल्ड बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज which you can use in case you are doing self preparation. And you can download this by going to the description of this video. There is a link. Click on that link, download this. This is entirely free. Read it, enjoy it. इसको अच्छे से समझो. You will get a lot of clarity and maybe you will be able to better decide whether you really want to join this organization or it's just a fatuation. ठीक है? So with that I take your leave. इसको download जरूर करना. I'm sure आपको बहुत बहुत clarity मिलेगी. Bye bye. Have a nice day.